आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 11वीं क्लास में ये मेरा दूसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है जीव जगत, जिसमें पहले लेक्चर में जीव जगत के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में हमने चर्चा किया था। उसी क्रम में आज के टॉपिक में आपको इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है। विविधता में क्रमबद्धता, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकी एवं वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण का इतिहास या वर्गीकी का इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर दिए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जीव जगत में जो पृथ्वी पर या जो जीव मंडल में जीवधारियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जो एक तरह से बिखरे हुए रूप में पाया जाता है। उस बिखरे हुए रूप को हम एक साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक दृष्टिकोण से जब स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल व्यू से उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें दिखाई देता है कि विविधता में क्रमबद्धता होती है, यानी ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। मतलब इसका हुआ कि अगर जीवमंडल, संपूर्ण जीवमंडल को अगर हम देखते हैं तो एक कबाड़खाना सा दिखाई देता है, एक कबाड़खाना सा दिखाई देता है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। अगर हम उसको ध्यान से और एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बहुत ही अरेंज, या कह सकते हैं कि एक आर्डर में वस्तुएं जो है या जीव जो है या जंतु जो है वो एक आर्डर में दिखाई देते हैं, एक क्रमवार एक सिस्टम में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो कबाड़खाना दिखाई देता है उसमें अलग अलग जातियां, अगर उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो अलग अलग जातियां उसमें पाई जाती हैं और उन जातियों का अलग अलग सीक्वेंस होता है, एक आर्डर होता है। दूसरी बात कर रहा है कि वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमेटिक्स क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स किसे कहते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक्स जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, ठीक है, ये सिस्टमेटिक्स, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है सिस्टेमा से लिया गया है। और सिस्टेमा का अर्थ होता है व्यवस्थित क्रम में, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है? व्यवस्थित क्रम। तो किसी भी जंतु का अगर हम नामकरण करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और एक आर्डर में उसको हम सिस्टम में रखते हैं, तो यही सिस्टमेटिक्स है। यही जो है मतलब एक व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स क्या है? किसी भी जंतु को, किसी भी जीव को एक आर्डर में, एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही सिस्टमेटिक्स कहलाता है। ये क्लियर हो गया आपको सिस्टमेटिक्स किसे कहते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, ये आपका वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? हमने बताया कि पृथ्वी पर या जीवमंडल पे जितने भी जीवधारी होते हैं वो एक तरह से विस्तृत रूप से देखा जाए तो एक कबाड़खाना सा दिखाई देते हैं। अब इसे सिस्टमेटिक्स रूप में रखना, ये जो है वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी रही है और वो वैज्ञानिकों के द्वारा इसको सिस्टमेटिक्स करके रखा गया है। तो वर्गीकी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समानता और असमानता के आधार पर, संरचनात्मक समानता असमानता के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। और जिस शाखा में हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, उसको टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं।
क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो टैक्सोनॉमी है क्या, यानी वर्गीकरण, जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है और वो वर्गीकरण की जो ब्रांच है उसमें हम जंतुओं को समानता और असमानता के आधार पर उनका हम अध्ययन करते हैं, तो यही आपका टैक्सोनॉमी है। ठीक है, अब इसके बाद कर रहा है कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में और अलग अलग, ठीक है, गणों में विभाजित वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। इसी को वर्गीकरण कहते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी उसकी संरचना क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके बाह्य और आंतरिक संरचना, फिर उनका आंतरिक जो संरचना है उसके आधार पर हम समानता और असमानता के आधार पर, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर अगर हम बंटवारा करते हैं तो यही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण, अब बात आती है कि पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं अगर हम वर्गीकरण किए हैं तो इस वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है, यानी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमें वर्गीकरण से क्या लाभ है, क्यों हम वर्गीकरण किए हैं, तो कह रहा है कि इसके तमाम लाभ होते हैं और उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वर्गीकरण के उद्देश्य, हमें क्लासिफिकेशन करने का क्या उद्देश्य है, तो वो कह रहा है कि अध्ययन में सुविधा, पहला पॉइंट क्या है, अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा। ठीक है, कन्वीनियंस इन स्टडी, अध्ययन में सुविधा होता है। वर्गीकरण करने का हमारा उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति अपने कम समय के जीवन काल में, एक व्यक्ति जो है 30 वर्ष तक स्टडी कर सकता है और 30 वर्ष के जीवन काल में वह जितनी भी जातियां हैं, 18 लाख जातियां हैं, अगर आप क्लासिफिकेशन किए हुए हैं तो उन 18 लाख जातियों के बारे में वह स्टडी कर सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है, क्यों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काकरोच जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है और कीट वर्ग का है, क्लास इंसेक्टा का है। अगर आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में केवल काकरोच का स्टडी कर लेंगे तो उसमें हजारों हजारों जातियां हैं, उसके बारे में हमको सामान्य जानकारी हो जाती है। एक जनरल जानकारी मिल जाती है कि अगर काकरोच में 3 जोड़ी टांग होती है तो वह मक्खी में भी 3 जोड़ी टांग होगी, वह तितली में भी होगी, वह कीट और पतंगे में भी 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मच्छर में भी होगा। एक जनरल जानकारी, अगर कंपाउंड आई है काकरोच के अंदर तो सब में कंपाउंड आई होता है, इंसेक्टा वर्ग के सभी जंतुओं में पाया जाता है। तो इस तरह से अध्ययन की सुविधा होती है। एक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक अध्ययन कर सकता है, कम समय में अधिक से अधिक जंतुओं के बारे में जानकारी ले सकता है, तो हमें कन्वीनियंस इन स्टडी यानी अध्ययन में सुविधा मिलती है। दूसरा बिंदु आता है कि एक हमें जंतुओं के विकासीय संबंधों के बारे में भी पता चलता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जंतुओं का विकासीय संबंध क्या है, किस तरह से किससे प्राथमिक जंतु से आज के जटिलतम जंतुओं का विकास हुआ है, तो एक संबंध जो रिलेशनशिप है उसका भी हमें पता चलता है। तो ये जो है वर्गीकरण के उद्देश्य होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकी एवं वर्गीकरण पद्धति, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। तो वर्गीकी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, उसको समझेंगे। देखिए वर्गीकी जो होता है, वर्गीकी के अंतर्गत कह रहा है कि किसी भी जंतु को हम उसके समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। तो वर्गीकी में हम जो नियम और सिद्धांत होते हैं, वर्गीकी के अंतर्गत नियम और सिद्धांत, जो वर्गीकरण का नियम और सिद्धांत होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी के तहत अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो वर्गीकरण विज्ञान है या वर्गीकरण की जो पद्धति है, वर्गीकरण जो विज्ञान है वो क्या चीज होता है, तो कह रहा है कि वर्गीकी
और वर्गीकरण विज्ञान, यानी वर्गीकरण विज्ञान में वर्गीकी के साथ साथ किसी भी जीव के उसके पूर्वजों के साथ उसके जाति वृत्तीय संबंध क्या होते हैं, उस जाति वृत्तीय संबंध का भी अध्ययन किया जाता है, यानी उसके बारे में जानकारी लिया जाता है। जाति वृत्तीय संबंध यानी वर्गीकरण विज्ञान में जो वर्गीकी है उसके साथ साथ जंतुओं के जाति वृत्तीय संबंध के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ये है आपका वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो वर्गीकरण विज्ञान जो है या वर्गीकरण जो पद्धति है वो आपका वर्गीकी के साथ, यानी वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। बिना वर्गीकी के वर्गीकरण विज्ञान नहीं होगा और वर्गीकरण विज्ञान के बिना वर्गीकी, तो एक दूसरे के बीच बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, एक संबंध है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वर्गीकी का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो शुरुआत में जो वर्गीकरण हुआ वो बहुत नॉर्मल था, चूंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि शुरू में जब एरोप्लेन का निर्माण हुआ, रेल के इंजन का निर्माण हुआ तो भद्दे किस्म का था और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आता गया, सुधार आता गया और आज जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन हैं या आधुनिक टेक्नोलॉजी के हमारे पास जो रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, वो चलती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत में प्रारंभिक प्रिमिटिव कंडीशन में देखा गया, तो प्रिमिटिव जो कंडीशन था उसमें ज्यादा मतलब प्रघात या आघात या करने वाले जंतुओं के आधार पर उनका बंटवारा हो गया। फिर हवा में रहने वाले जंतु, जल में रहने वाले जंतु या फिर स्थल पर रहने वाले जंतु, आक्रामक जंतु, इस तरह से अलग अलग एक तरह से बंटवारा हुआ उनके रहने के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे वर्गीकरण में सुधार हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ और उस इम्प्रूवमेंट में देखा गया कि अरस्तु, ठीक है, 322 से 388 ये ईसा पूर्व की बात है। अरस्तु जो है, अरिस्टोटिल जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरिस्टोटिल, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी दोनों के फादर है। ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का एक मतलब तथ्यात्मक क्लासिफिकेशन ये दिए थे और उन्होंने ये कहा था संपूर्ण जीव जगत को दो भाग में डिवाइड किया था। अरस्तु के अनुसार ये ए नैमा, ठीक है, ए नैमा में किसको रखा गया है, तो ए नैमा और ई नैमा, ए नैमा और ई नैमा, ये दो संपूर्ण जगत को दो भागों में डिवाइड किए थे और इसमें आप देखेंगे ए नैमा और ई नैमा का तात्पर्य क्या है, जिनमें आरबीसी, ठीक है, आरबीसी एब्सेंट होता है उनको ए नैमा में रखा, यानी लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज होगा, स्पॉन्ज, निडेरिया, ठीक है, इसके बाद आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ये जो है ए नैमा में इनको रखा गया जिनमें आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और दूसरा है आरबीसी प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट यानी जिनमें उपस्थित होता है उनको जो है ई नैमा में रखा, जिसमें कि सभी स्तनधारी आते हैं, सभी स्तनधारी, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, बिल्ली, ये सब आते हैं। तो ए नैमा और ई नैमा ये अरिस्टोटिल के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था। आगे इस ई नैमा को भी डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वीबी ओविपेरस को अंडज बोलते हैं,
अंडज, और दूसरा है विविपेरस, विविपेरस, विविपेरस को हम हिंदी में विविपेरस यानी बच्चा देने वाले जंतु होते हैं, बच्चा देने वाले, ठीक है। तो ओविपेरस में क्या होगा, जितने अंडा देने वाले हैं, मेढक से लेकर के रेप्टाइल्स है, आपका सरीसृप है, पक्षी है, ठीक है, ये पक्षी हो गए। और विविपेरस में क्या है, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, बिल्ली, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन अरस्तु के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि एनाइमा और एनाइमा को आगे डिवाइड किया गया है, ओविपेरस और विविपेरस। तो इन बिंदुओं के बाद जो है, अब देखिए आगे चल करके जो वर्गीकरण की बात आती है तो उसमें और सुधार हुआ, और कैरोलस लिनियस, ठीक है ना, कैरोलस लिनियस जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन के साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है ना, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है, इनकी एक किताब थी सिस्टेमा नेचुरी, और इस किताब में इन्होंने, इस किताब में 4236 जंतुओं का, 4236 जंतु जातियों का ये वर्णन किए थे, ठीक है। और 4236 जातियों का ये वर्गीकरण किए थे, यानी जातियों का ये वर्णन किए थे। और वर्गीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सिस्टेमा नेचुरी 10वां संस्करण जो है 1857 में, सिस्टेमा नेचुरी जो है ये 1835 1735 है, ये 1735 में ये आई थी। और फिर जो है 10वां संस्करण जो है 1758 में हुआ था, 10वां संस्करण 1758, और इसी में जो है, इस संस्करण में 4236 जातियों का वर्णन किए थे। और ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? स्वीडन। तो वर्गीकरण के बारे में सबसे ज़्यादा जो है जानकारी इनके द्वारा दिया गया था, और इस आधार पर इनको आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया, बायोनॉमेनक्लेचर दिया। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता यही हैं। द्विनाम पद्धति क्या है? किसी जंतु का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जाति का। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन का श्रेय जाता है वो कैरोलस लिनियस को जाता है, और ये वर्गीकरण विज्ञान के पिता, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। तो आज हम लोग अध्ययन किए जीव जगत के अंतर्गत कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो एक क्रमबद्ध में हैं, एक क्रमबद्धता में, एक ऑर्डर में है, एक सिस्टम में है। तो सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, है ना, इनके बारे में साथ ही साथ जो है आप वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किए। तो आज बस इतना ही, और आज के बाद जो है फिर आगे हम आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।